तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो विज्ञान का 8वां अध्याय है बल तथा गति का नियम, उसका हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों जो बल तथा गति का नियम है इस चैप्टर को हमने पढ़ा चुका है, आप मेरे इसी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका हम बल तथा गति का नियम का हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक कॉमिक का स्टोरी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक बंदर और एक शेर की कहानी है। तो चलिए दोस्तों हम सुनाते हैं उस कहानी को। तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जंगल था और जानते हो शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। तो एक दिन शेर भ्रमण पर निकला तो एक बहुत बड़े गड्ढे में अचानक वो गिर गया। तो जैसे ही गिरा वो इधर उधर देखने लगा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो तभी अचानक बंदर उसे देख रहा था, एक पेड़ की टहनी पर से उस शेर को क्या कर रहा था, देख रहा था। तो उसने कहा कि क्यों रे, तू तो जंगल का राजा है, अब तेरी अक्ल का गई ठिकाने पर आ गई। बड़ा तंग करता है तुम दूसरे को, अब तुझे तंग करेंगे शिकारी आएंगे और तुझको मार कर तेरी खाल को क्या करेंगे, दीवार पर टांग देंगे और तेरे तेरे नाखून और दांतों से दवाइयाँ बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे उसका मजाक उड़ा रहा था शेर का, और मजाक उड़ाते उड़ाते उसने बहुत ही तेज़ी से छलांग लगाने लगा, पेड़ की डाली पर उछल कूद करने लगा। तो अचानक पेड़ की टहनी जिस पर वो बैठा था बंदर, अचानक पेड़ की टहनी क्या हो गई, टूट गई। और जैसे ही टूटी वो सीधे शेर के पास जा गिरा। तो जैसे ही वो शेर के पास गया तो बोल रहा है कि माँ कसम भाई साहब माफ़ी मांगने के लिए कूदा है। तो आप लोगों अपनी लाइफ में एक शेर की तरह ज़िंदगी जिए दोस्तों, ना कि किसी और जानवर के लिए, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में वो भले हिनाई करे या आपकी मजाक उड़ाए, लेकिन जब आप उपस्थित होंगे तो आपका वो हिनाई करना छोड़ देगा, आपका मजाक उड़ाना छोड़ देगा। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी शेर की तरह जिए दोस्तों, शेर की तरह बनिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम फटाफट सभी लोग लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न कराने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पाठ्य निहित प्रश्न। जो पाठ जब पढ़ाया जाता है उसमें कुछ प्रश्न होते हैं ब्रैकेट में, तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को, वो मौखिक क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका उत्तर ऐसे ही आप दे सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम कराएंगे अभ्यास प्रश्न। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, पाठ निहित प्रश्न का ये पृष्ठ संख्या है 102 पृष्ठ नंबर पर है। तो इसमें पाठ निहित प्रश्न जो है बल तथा गति का नियम, फर्स्ट नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है, जिसमें ए नंबर में दिया है एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का एक पत्थर, ठीक है। और बी नंबर में दिया है एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, और उसके बाद दिया है 5 रुपये का एक सिक्का तथा 1 रुपये का सिक्का। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किसका जड़त्व अधिक है। तो दोस्तों मैंने जड़त्व पढ़ा दिया है। तो जड़त्व क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। माने जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ए नंबर में इसमें कह रहा है कि एक रबड़ की गेंद है और एक उसी आकार का क्या है, एक पत्थर है। तो बोल रहे हैं कि किसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो दोस्तों एक मान लीजिए क्या है, गेंद है, और सेकंड नंबर क्या है, एक उसी आकार का क्या है, पत्थर है। तो दोस्तों बताइए किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो किसका होगा, पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे समझिए दोस्तों कि अगर हम बात करें जड़त्व की, तो जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व किसी वस्तु की माने जड़त्व वस्तुओं का वह गुण होता है जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। माने वो जिस अवस्था में रहना चाहता है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये गेंद है और एक पत्थर हो इसी आकार का, और इसे धरती पर क्या किया गया हो, रखा गया हो, ठीक है। तो हम बात करें गेंद को, तो गेंद को उठाने के लिए थोड़ा
कम हमें बल लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी आकार के अगर पत्थर को हम उठाएंगे तो इसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जड़त्व क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसे विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ रहा है और इसे कम बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो यानी इसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। पत्थर का क्या होगा, जड़त्व दोस्तों ज़्यादा होगा। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दोनों को एक ही वेग से क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। दोनों को एक ही वेग से फेंक दिया जाए दोस्तों। मान लीजिए इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फेंक दिया और इसको भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फेंक दिया गया। तो दोस्तों अब देखेंगे, आप लोगों को लगेगा कि बताइए, आप लोगों को बताइए कि सबसे पहले रुकेगा कौन। तो आप लोगों को लग रहा हो कि पत्थर रुकेगा। क्या, कौन सा रुकेगा, पत्थर रुकेगा। लेकिन ये 100% क्या है दोस्तों, गलत है। पहले कौन रुकेगा दोस्तों, गेंद रुकेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। जब दोनों को 40 किलोमीटर के स्पीड से फेंकोगे तो सबसे पहले कौन रुकेगा दोस्तों, गेंद रुकेगा, क्योंकि इसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। और पत्थर का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वेट क्या है, भारी है। और दोनों को एक ही वेग से फेंकोगे तो ये पहले ही गेंद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और पत्थर क्या होगा, उससे ज़्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन हाँ, वेग तुमको समान देना पड़ेगा, ये ना कि तुम हाथ से आजमा रहे हो, ठीक है, और हाथ से इस तरह गेंद को फेंक दिए तो ये देखोगे कि ये गेंद तो ज़्यादा दूर चला गया। लेकिन जैसे पत्थर को फेंकोगे तो हाथ से फेंकोगे तो ये इधर ही लुढ़क जाएगा। तो इस तरह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान आप जब फेंक रहे हैं गेंद को तो उसका वेग बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप पत्थर को फेंकोगे तो इसका वेग क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसके अपेक्षा कम होगा, इसलिए ये पहले ही रुक जाएगा। आपको अगर इसको आजमाना है तो दोनों को समान वेग देना होगा। क्या हो देना होगा, दोनों को समान वेग हो देना होगा, तब आपको पता चलेगा कि पहले कौन रुकेगा, पहले गेंद रुकेगा और बाद में क्या जाकर पत्थर रुकेगा। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि पत्थर का जड़त्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों, तो आगे अगला देखते हैं। और बोल रहा है कि एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, बी नंबर में कह रहा है एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, किसमें किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो किसका होगा, रेलगाड़ी का, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, समझिए, अब साइकिल चल रही हो, साइकिल क्या हो, गति में हो, और ट्रेन भी गति में हो। तो अब मान लीजिए कि साइकिल को आप जाकर आगे आराम से उसको रोक सकते हैं, लेकिन आप रेलगाड़ी के पास जाइए तो थोड़ा रोकिए, तो रुकेगी नहीं, रुकेगी, आपसे नहीं रुकेगी, क्योंकि वो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो जड़त्व किसका अधिक होगा, रेलगाड़ी का, क्योंकि आप जाकर उसे रोकेंगे तो रुकेगी नहीं, किंतु साइकिल को आराम से आप रोक सकते हैं। तो इसमें किसका जड़त्व ज़्यादा होगा दोस्तों, रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा। और आगे कह रहा है कि 5 रुपये का एक सिक्का और का जड़त्व, और 5 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का। तो इसमें द्रव्यमान किसका है दोस्तों, 5 रुपये का सिक्के का, तो उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और 1 रुपये के सिक्का का द्रव्यमान क्या है, कम है। तो 5 रुपये सिक्के का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों समझ में ये तीनों बात, ये रहा ए, और साइकिल और बी रेलगाड़ी में रहा कौन सा, रेलगाड़ी वाला। और सी नंबर में 5 रुपये के सिक्का और 1 रुपये के सिक्का में किसका जड़त्व ज़्यादा होगा दोस्तों, तो 5 रुपये सिक्के का जड़त्व ज़्यादा होगा। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाठ्यनिहित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास कीजिए। माने एक फुटबॉल है, गेंद है, ठीक है, उसका वेग कितनी बार बदल रहा है, उसको क्या करना है, आपको बताना है। तो कह रहा है क्या कि फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाता है और गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाता है और गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। और इसके साथ ही उस कारक का पहचान करो जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान कर रहा हो। तो दोस्तों हमें क्या बताना है दोस्तों, कि जो वो फुटबॉल है, फुटबॉल टीम में जो फुटबॉल से वो खेल रहे हैं 2 टीम, तो हमें बताना है कि उसमें वेग कितनी बार बदल रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसे हम देखते हैं कि वेग हमारा कितनी बार बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ्यनिहित प्रश्न में कह रहा है कि एक फुटबॉल है, तो एक प्लेयर उसे किक लगाता है। फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, उसे किक लगाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर तो ये गेंद क्या होगी, विरामावस्था में होगी। तो फुटबॉल क्या होगी, विरामावस्था में
होगी, ठीक है। तो एक प्लेयर जब इसे किक लगा रहा है, माने एक प्लेयर किक लगा रहा है इस फुटबॉल को, तो यहाँ एक विरामावस्था यानी शून्य विरामावस्था क्या हो गया, जीरो, और जीरो अवस्था से किसकी गतिशील अवस्था में आ गया, तो ये एक तो जीरो से गतिशील यानी बेग कुछ तो बढ़ेगा, किक लगाएगा तो उसका बेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो यहाँ इसका बेग क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये फर्स्ट प्लेयर है, किक लगाता है और अपने दूसरे प्लेयर के पास इसको क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। अपने दूसरे प्लेयर के पास ये फुटबॉल को क्या करता है, पहुंचाता है। और ये तो देखो एक यहाँ चेंज हो गया, और फिर ये जब क्या करता है, ये गोल गोल मान लीजिए यहाँ कहाँ है, गोल है, ये क्या है, गोल है। तो ये जो सेकंड प्लेयर है गोल की ओर किक लगाता है, तो ठीक है, फिर यहाँ अब चेंज हुआ, तो यहाँ गोल की ओर किक लगाता है, तो जो यहाँ गोलकीपर होता है गेंद को पकड़ लेता है और फिर ये अपनी टीम के पास भेज देता है, गेंद को अपनी टीम के पास भेज देता है। तो दोस्तों समझिए कितनी बार बेग में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक जीरो विरामावस्था से गतिशील अवस्था में गया, तो एक तो यहाँ बेग इसका चेंज हो गया, और जैसे ही इसने अपने टीम के पास भेजा, अपने प्लेयर के पास भेजा, तो फिर उसने किक लगाया, तो फिर यहाँ एक चेंज हुआ, फिर यहाँ से जब किक लगाया तो यहाँ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। माने यहाँ कुछ इसका बेग होगा, और फिर जब वो किक लगाया तो यहाँ से अलग उसका बेग हो जाएगा। तो दो बार यहाँ तक चेंज हो गया, एक यहाँ और दो यहाँ, और जब यहाँ आया तो गोलकीपर उसको क्या किया, पकड़ लिया। तो यहाँ गतिशील अवस्था से अब जब गेंद को पकड़ लेगा तो वो फिर विरामावस्था में बॉल हो जाएगी। तो फिर 3 बार यहाँ चेंज हो गया, माने गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आ गया, यानी उसका बेग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक यहाँ चेंज हो गया, और फिर ये गोलकीपर अपनी टीम के पास क्या करता है, किक लगाता है। तो फिर अब यहाँ चेंज हो गया इसका, यानी यहाँ तीसरी बार चेंज हुआ, और फिर जब जीरो विरामावस्था में हो गई, और फिर उसको क्या कर रहा है, किक लगा रहा है, तो फिर विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आ गई, तो फिर इसका बेग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो टोटल घटना में दोस्तों कितनी बार बेग चेंजिंग हो रहा है, 4 बार, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इस टोटल घटना में बेग कितनी बार चेंजिंग हो रहा है दोस्तों, तो 4 बार। कंडीशन आप बता सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का है दोस्तों, कह रहा है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से कुछ पत्तियां झड़ जाती है। और मान लीजिए कोई पेड़ है, क्या है, कोई पेड़ है उस पर, तो दोस्तों हम ये सब पढ़ा चुके हैं, आप बल तथा गति का नियम में ये सब एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही देखेंगे तो आपको ये समझने में कोई हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार आएगा इसको समझने में। जब वो पढ़ लेंगे बल तथा गति का नियम चैप्टर जब पढ़ लेंगे आप, तो क्वेश्चन को समझने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो कह रहा है कि एक पेड़ की टहनियों को तेज़ी से हिलाने से पत्ते क्यों नीचे गिरते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए क्या है, वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है, इसमें मान लीजिए पत्ते क्या हैं, पत्ते हैं, और एक टहनी, मान लीजिए इधर टहनी लटकी हुई है, और इस टहनी को हिलाने से इसके पत्ते क्या रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्यों गिर रहे हैं, तो किसके कारण गिर रहे हैं दोस्तों, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण, क्योंकि ये इसके पत्ते जो होंगे वो विरामावस्था में होंगे, ये टहनी भी क्या होगी, विरामावस्था में होगी। तो ये विरामावस्था में होगी, तो उसी अवस्था में क्या करेंगे, रहना चाहेंगे। और जैसे ही आप टहनी को हिलाएंगे, ठीक है, तो टहनी को हिलाएंगे तो टहनी की शाखा मतलब टहनी जो होगी वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी, किंतु पत्ते अभी भी क्या होंगे, विरामावस्था में होंगे। तो जैसे ही टहनी को आप हिलाएंगे तो पत्ते क्या होंगे, विरामावस्था में आएंगे। तो जैसे टहनी को हिलाएंगे तो टहनी इधर जाएगी, तो वो यहीं पर रहना चाहेगा, और जैसे इधर जाएगी तो टूट जाएगा और वो नीचे गिरने लगेगा। तो किसके कारण दोस्तों, विरामा के जड़त्व के कारण पेड़ की पत्ती क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये मौखिक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं समझा देते हैं थोड़ा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अब समझ लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था में से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई बस है, ठीक है, कोई क्या है, बस है, ठीक है। मान लीजिए कोई बस है और ये चल रही है, मान लीजिए बस है, ठीक है, और ये क्या हो रही है, इसमें मान लीजिए ऊपर आदमी बैठा हो,
ऊपर आदमी चाहे अंदर बैठा हो, तो बस क्या है अभी गतिशील अवस्था में। तो कह रहा है कि जब इसमें अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो यो इस पर बैठे हुए व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया एग्जाम्पल में, तो समझ लिए क्या, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो ये गति की अवस्था में है, और इसके साथ साथ ये आदमी जो इस पर बैठे होंगे वो भी किस अवस्था में होंगे, गति की अवस्था में होंगे। तो ये ब्रेक जैसे ही लगाएगा तो ये तो बस तो विरामावस्था में आ जाएगी, लेकिन इस पर जो यात्री बैठे होंगे वो अभी भी क्या होंगे, गति की अवस्था में होंगे। तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो ये आगे की तरफ अभी चलने चाहेगा, तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो इस पर बैठे हुए यात्री आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो किसके कारण हो रहा है दोस्तों, तो गति के जड़त्व के कारण। और कह रहा है कि जब इसको अचानक चलाया जाता है, जब इसको अचानक चलाया जाता है तो इस पर बैठे हुए मनुष्य पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण, विरामा के जड़त्व के कारण। क्योंकि दोस्तों जैसे ये स्टार्ट करेगा अपना बस, तो ये बस भी क्या है, विरामावस्था में है, और आदमी भी क्या है, विरामावस्था में। तो जैसे ये बस को स्टार्ट करेगा, ड्राइवर बस को स्टार्ट करेगा तो बस तो गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन उस पर बैठा हुआ मनुष्य अभी भी क्या होगा, विरामावस्था में होगा। तो वो बस आगे की तरफ जाएगी तो वो उसी जगह पर रहने चाहेगा, तो इसलिए वो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ये हुआ दोस्तों आपका पाठ्यनिहित प्रश्न। दोस्तों क्या हुआ, क्या हो गया आपका, ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ संख्या बता दे दोस्तों, पृष्ठ संख्या है दोस्तों आपका, मैंने इसका पृष्ठ संख्या इसमें नहीं दिया है, तो मैंने ये अभ्यास प्रश्न है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न में। तो अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु पर शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है क्या किसी दो क्या हो गया, एक को मिटा दो। कह रहा है कि क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, यदि हाँ तो वस्तु के वेग और परिणाम एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि इसमें दो टर्म में मतलब दो टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ए नंबर में पूछ रहा है और एक बी नंबर में मान लीजिए ऐसे पूछ रहा है। तो पहले क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है। ठीक है, कोई वस्तु है जो शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ए नंबर समझिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु जो कि क्या है, विरामावस्था में है। क्या है दोस्तों, कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है, और कह रहा है कि शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है। अब हम कहें कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है और इस पर शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाए, माने संतुलित बल और असंतुलित बल मैंने बता चुका है। संतुलित बल यानी सभी बलों का परमाणु बल का हो शून्य हो उसे संतुलित बल, और सभी परमाणु बलों का असंतुलित बल क्या हो, सभी बलों का परमाणु बल शून्य न हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो कह रहा है कि शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है। अब इस वस्तु पर हम शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाए, माने इस पर बल लगा रहे हैं तो इसको मान लो केवल टच कर दिए, जो टच करने से इस पर बल लगेगा, माने बल शून्य लग रहा है। तो कह रहा है कि इसके वेग और परिणाम एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो बताइए दोस्तों, इसके परिणाम और दिशा और वेग पर कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, और उस पर बाह्य असंतुलित बल शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाए। कैसा बल, शून्य बाह्य असंतुलित बल। तब इस पर केवल टच कर दिए तो शून्य बाह्य असंतुलित बल लग गया, लेकिन इसके स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा दोस्तों, नहीं, विरामावस्था में रहेगी तो विरामावस्था में ही होगी। परिमाण में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। दिशा में चेंजिंग होगा, नहीं होगा। जब इसको केवल टच करोगे तो वो उसी अवस्था में नहीं रहेगी, तो इसलिए इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि विरामावस्था में स्थित विरामावस्था की वस्तु पर
विरामावस्था की वस्तु पर शून्य बाह्य असंतुलित बल लगाने से उसके वेग, परिणाम व दिशा पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और बी नंबर में क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु के लिए शून्य वेग से गति करना संभव है। तो हाँ दोस्तों, क्या है, संभव है। अब देखिए दोस्तों, कोई क्या है, कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील। यहाँ अशून्य का मतलब, अशून्य वेग का मतलब क्या समझ रहे हैं दोस्तों, कि उसका वेग क्या हो, शून्य ना हो। और शून्य का मतलब कि वेग उसका क्या हो, शून्य ना हो। जब शून्य नहीं होगी तो क्या होगी, गतिशील होगी। तो गतिशील वस्तु है, क्या है, कोई गतिशील वस्तु है। और कह रहा है कि इस पर बाह्य संतुलित बल लगाया जाए। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई वस्तु चल रही है और उस पर मान लीजिए कोई कुछ उंगली से टच करेंगे या चाहे किसी चीज़ से शून्य बाह्य संतुलित बल लगाएंगे, माने जीरो बल लगाने से उसके स्थिति में, गतिशील जो है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा नहीं, परिणाम में नहीं, दिशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका भी क्या होगा आंसर दोस्तों, हाँ में होगा। कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि हाँ संभव है, यदि कोई गतिशील वस्तु पर बाह्य संतुलित बल, शून्य बाह्य संतुलित बल लगाने से उसके वेग, परिणाम व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह हुआ आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोस्तों ये थोड़ा मौखिक क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें कराने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस मुँह ज़बानी क्वेश्चन है, आप एक बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप बल तथा गति का नियम वाला चैप्टर पढ़ लेंगे जाकर, तो इन क्वेश्चनों को आंसर देना बहुत ही इजी आप समझेंगे, क्योंकि सारा एग्जाम्पल मैंने इसी क्वेश्चन में ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आपका ये सारा क्वेश्चन उसमें फंस जाएगा। तो एक बार और समझा दे रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि जब किसी छड़ी से, मान लीजिए किसी छड़ी से एक दरी को, कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर क्यों आ जाता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि मान लीजिए कोई चादर है, कोई छड़ी है, कारपेट माने चादर हो, ठीक है, और उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसके धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि जो हमारा चादर होता है, ठीक है, माने कारपेट, वो किस अवस्था में, मान लीजिए यहाँ से हम लटका दें उसको, तो किस अवस्था में होगा दोस्तों, विरामावस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, विरामावस्था में। अब जैसे ही आप छड़ी से उसे क्या करेंगे, पीटेंगे, तो ये गति की अवस्था में कारपेट क्या आ जाएगा, जो चादर होगा वो गति की अवस्था में आ जाएगा। और लेकिन इसके जो अंदर कण होते हैं, जो इसके अंदर धूल के कण होंगे, वो क्या होंगे, विरामावस्था में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके चादर तो गति की अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन वो जो कण होगा किस अवस्था में होगा, विरामावस्था में। तो आपका चादर का होगा अंदर की तरफ जैसे ही धंसेगा उसके कण वहीं पर रहेंगे और वहीं से गिरना का कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो किस कारण होता है दोस्तों, तो विरामा के जड़त्व के कारण। तो क्वेश्चन में क्या आप लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी छड़ी को एक कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण विरामा के जड़त्व के कारण बाहर आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, कह रहा है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। अब बताइए दोस्तों, इसका तो दो कारण हो सकता है। क्योंकि बांधा जाता है कि मान लीजिए कि इसलिए बांधा जाता है, मान लीजिए कि ऊपर कोई सामान रखा गया हो बस के ऊपर, और जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट करेगी तो गाड़ी जिस अवस्था में होगी यानी विरामावस्था में, तो ये भी क्या होगा, विरामावस्था में होगा। तो जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ जाएगा ये उसी जगह पर रहना चाहेगा, विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। तो ये तो बस क्या होगी, गति की अवस्था में हो गई, लेकिन ये क्या विरामावस्था में रहना चाहेगा। तो जैसे ही आगे जाएगा ये पीछे की तरफ लुढ़क जाएगा। अगर नहीं बांधेंगे रस्सी से तो क्या हो गया, गिर भी सकता है। तो इसलिए रस्सी से बांधा जाता है। और एक बात, अगर मान लीजिए कि गति, मान लीजिए कि उस टाइम नहीं गिरी, मान लीजिए कि बहुत स्लो से स्पीड बढ़ाकर गाड़ी को चला रहा है तो उस टाइम नहीं गिरा, ठीक। अब मान लीजिए गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो, मान लो कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस क्या हो गई,
क्या हो रही हो, चल रही हो, और अचानक उसके आगे कोई गाय हुई आ गई, क्या गाय कुछ जानवर रोड पर आ गया तो ब्रेक मार देगा। तो ब्रेक मारेगा जैसे ही, तो गाड़ी तो गति की अवस्था में थी और गाड़ी के साथ साथ वो उसके ऊपर के वस्तु भी क्या होगा, गति की अवस्था में होगा। तो जैसे ही वो गाड़ी को ब्रेक मारेगा तो उसके ऊपर के जो सामान होगा वो क्या होगा, ये गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो जैसे ये ब्रेक मारेगा तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, इसलिए क्या होगा, उस पर से आगे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों किस रस्सी से बांधा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि किसी बंश के ऊपर किसी वस्तु को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है, किस लिए बांधा जाता है, तो जड़त्व के कारण बांधा जाता है। तो कौन कौन जड़त्व के, विरामा और गति, दोनों जड़त्व के कारण रस्सी से वस्तु को क्या कहा जाता है, किसी बस के छत के ऊपर बांधा जाता है, बस के ऊपर छत पर यानी बांधा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विरामा व गति के जड़त्व के कारण बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, इसमें ऑप्शन 4 दिया है और आपको टिक लगाना है कि कौन सा कथन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। और अगला है बी नंबर, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। माने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। अब बी नंबर है, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। और सी नंबर है, गेंद पर गति की दिशा विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। और डी नंबर है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था आने के लिए प्रयासरत करती है। सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार और समझिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि जड़त्व किसी बल्लेबाज द्वारा, माने कोई मान लीजिए विराट कोहली है, ठीक है, कौन से विराट कोहली है, ठीक है। तो विराट कोहली ने गेंद को मारा, ठीक है, विराट कोहली ने गेंद को मारा तो गेंद लुढ़कते लुढ़कते जमीन से होते हुए जा रही है, ठीक है। और कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी क्योंकि, कंडीशन बताना है क्यों रुकेगी, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, अगर विराट कोहली मार रहे हैं बॉल को तो ऐसा नहीं है कि वो गेंद चलता ही रहेगी, ठीक है, और वो जाकर क्या करेगी, आगे रुकेगी ही रुकेगी। मान लीजिए कि, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो सी नंबर वाला इसका सही विकल्प होगा। क्यों, क्योंकि इसके विपरीत एक बल कार्य करता है, इसके विपरीत एक बल कार्य करता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आ रहा होगा दोस्तों कि आप बोले सर कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, तो कैसे वो गेंद रुक जाएगी। तो दोस्तों समझिए, न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है क्या, कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक किसी बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम होता है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो आप गेंद पर बल लगाएं, ठीक है, तो जिस दिशा में आप बल लगाएंगे उस दिशा के विपरीत भी क्या होगा, बल लगेगा। तो आप गेंद पर बल तो इधर से मारे, जैसे बॉल है और इधर बल्ला है, तो अब इस तरफ बल लगाए तो इस दिशा में बल लगाए तो गेंद भी इस दिशा में क्या करेगी, बल लगाएगी, ठीक है। तो जब बल लगाएगी तो दोनों एक विपरीत दिशा में क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो इसलिए क्या गेंद क्या होगी, बल लगाएगी तो वो विरामावस्था में आ जाती है। अगर हम बात करें कि न्यूटन का फर्स्ट नियम जो होता है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसमें कौन सा वाला सही रहेगा, सी नंबर वाला, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आप अपने अभ्यास प्रश्न में इस प्रश्न को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और मैंने समझा दिया कि क्यों वो विरामावस्था में आएगी। दोस्तों जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए वो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में आ जाएगी, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, अब अगला है दोस्तों न्यूमेरिकल है, ये देखिए समझिए इसको, बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है, ठीक है। कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर क्या हो रहा है, नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है
और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। इसका त्वरण वह अगर ट्रक का द्रव्यमान 7 टन हो तो बल की गणना कीजिए। अब हमें बल निकालने के लिए दोस्तों बल बराबर पड़े हैं F इंटू एफ इजकल टू होता है M इंटू ए। तो आपको तो M दे दिया है 7 टन, लेकिन A नहीं दिया है। तो A यहाँ निकालने के लिए कह ही रहा है, त्वरण आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से रुकना शुरू करता है। मान लीजिए ट्रक है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, यानी U का मान हल में लिखिए दोस्तों। U का मान आपका क्या हो जाएगा 0, U का मान 0, ठीक है, क्योंकि वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। नियत त्वरण माने समान त्वरण से, ठीक है, रुकना प्रारंभ कर रही है। तो यह 20 सेकंड में, यानी आपको T दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? T बराबर कितना दे दिया गया है? 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड दे दिया गया है। और आपको दे दिया है 400 मीटर की दूरी तय करता है, माने S भी आपको दे दिया गया है। S भी दे दिया गया है कितना? 400 मीटर। अब आपको कह रहा है कि, और उसके बाद एक और दे दिया है क्वेश्चन, दिया है दोस्तों M दिया है, यानी द्रव्यमान दिया है आपका कितना? 60 टन। और यहाँ दिया है कि 1 टन इजकल टू 1000 kg। तो यानी यहाँ हो जाएगा 7 टन, यानी 7 गुणे 1000, तो हो जाएगा आपका 7000 kg। मतलब ट्रक का द्रव्यमान कितना हो गया? 7000 kg। तो आपको किस चीज़ की गणना करनी है दोस्तों? तो पहले नंबर तो हमें F की गणना करनी है, और उसके बाद हमें त्वरण यानी A की गणना करनी है। तो पहले हमें क्या निकाल लेते हैं? त्वरण इसका निकाल लेते हैं। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों A इजकल टू होता है V माइनस U बटा T। तो आपको यहाँ तो V दिया नहीं है, U दिया है, तो T भी दिया है, लेकिन V नहीं दिया है। तो इस सूत्र से हम त्वरण नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रयोग करते हैं गति के समीकरणों का। तो गति के कितने समीकरण होते हैं दोस्तों? तो 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है V इजकल टू U प्लस AT। V इजकल टू क्या होता है? U प्लस AT। और सेकंड नंबर होता है US बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड नंबर होता है V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दोस्तों फर्स्ट समीकरण का उपयोग होगा नहीं, क्योंकि उसमें U प्लस V उसमें है ही नहीं। और सेकंड वाला में उपयोग कर सकते हैं, थर्ड वाला में भी नहीं है। तो चलिए हम किसका उपयोग करेंगे? सेकंड वाला का। सेकंड वाला क्या होता है? S इजकल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर आपको दे दिया है कितना दोस्तों? S बराबर 400 मीटर। S बराबर 400 मीटर। U का मान 0, T का मान 20 प्लस 1/2। A का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। T का मान दिया है 20, यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 400, और ये क्या हो गया? 0 प्लस 1/2 A, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 400, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400। इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। तब देखिए दोस्तों यहाँ A बराबर आपको निकल जाएगा 400 बराबर होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 200A। तब A इजकल टू निकाल लेंगे 400 बटा में 200, कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 2। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल लिए दोस्तों? A निकाल लिए, ठीक है। और हमें क्या अब ज्ञात करना है? F, यानी बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों F इजकल टू होता है M इंटू A। M इंटू A। हमें क्या करना है? F निकालना है। तो M यहाँ निकाल लिए हैं, कितना दिया है? 7000 kg, 7 टन यानी 7000 kg। और इंटू A का मान कितना निकाले हैं दोस्तों? 2। तो यहाँ हो गया 2। तो F हो जाएगा आपका 7 दूनी 14,000 न्यूटन का बल लगेगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।